अपना पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डिफरेंट एजेस। इसका मतलब ये है कि आज के लेक्चर में ये पूरा एक सीरीज होगा जिसका बाकायदा मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि तकरीबन 5 से 6 क्लासेस में हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक जर्नी और पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक जर्नी में जो मेजर या माइनर डेवलपमेंट्स आकर हुए हैं हम उनको डिस्कस करें, क्योंकि इकोनॉमिक या किसी भी चीज़ की अगर हिस्ट्री हमें समझ आ जाए, सिर्फ उसके इवेंट्स या फैक्ट्स नहीं कि कब क्या हुआ था, बल्कि उनके पीछे रीजंस, उनके पीछे जो माइंड सेट था वो भी अगर हम समझ जाए, तो इस टॉपिक का मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनका 90 to 95% नंबर एक आपको समझ आ जाएगा, नंबर 2 आप उस पर एक आर्गुमेंटेटिव बात कर सकेंगे। तो कल को कभी इंटरव्यू में, क्वेश्चन में या ऐसे में इकोनॉमी पे जो भी ऐसे आ जाए, हमारे पास सीएसएस में ऐसे आया था इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान या पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी या सम मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या प्राइवेटाइजेशन या इसी तरह से नेशनलाइजेशन या इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन वर्सेस आईपीपीज, इन सब को मिला करके मल्टीपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो टीसीएस के लेवल पे देख लें, चाहे वो आप वन पेपर के लेवल पे देखें या इवन आप उसको सीएसएस के लेवल पे ही देख लें। तो इस सीरीज में ये जो करंट अफेयर और पाक अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें हमारे पास द वेरी फर्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज द इकोनॉमिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान। तो मैं डिटेल से ये समझाऊंगा, इसमें जो की टर्म्स है उन पे भी आपसे बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये क्लियर नहीं होते, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, बजट क्या है, या फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है, या फिस्कल डेफिसिट क्यों होता है, या एफडीआई है, आईपीपीज है। तो इस तरह की जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। अब मसला ये होता है जब हम उनको समझते नहीं है तो फिर जब हम कोई इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ते हैं या उससे कोई पॉडकास्ट सुनते हैं या उस पर कभी कोई बात करते हैं तो हमें ये की टर्मिनोलॉजीज का समझ नहीं आता है कि फिस्कल ईयर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज किसको कहा जाता है, इनको हम कैसे मेजर करेंगे, सर्कुलर डेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, या ट्रेड डेफिसिट क्या है, या रेमिटेंसेस क्या है। तो मैं इन की टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज को भी एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। Since 1947 till date, we will discuss the entire economic journey of Pakistan and major or minor developments that occurred in the history of economy of Pakistan. So, without wasting time, let's move towards our screen. तो स्क्रीन पे मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, तो आ जाए जरा शुरू कर लेते हैं बात को यहाँ से कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली जो बात है वो ये है कि द इकोनॉमिक जर्नी या द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो आज इसको एक बिग पिक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस दैट हाउ अ कंट्री बिकम्स रिचर ओवर टाइम। एक मुल्क जो है वो वक्त के साथ रिच कैसे होता है, मतलब वो ग्रो कैसे करता है, या उसकी इकोनॉमी में कौन कौन से फैक्टर्स होता है जिससे हम ये मालूम करते हैं कि ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है या ये इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। तो वो हम कौन कौन सी फैक्टर्स या कौन कौन सी इंडिकेटर्स है जिनको देखते हैं। तो 4 इंडिकेटर्स हमारे सामने हैं, ज़रा देख लें। सबसे पहले हमारे पास है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ ये होती है, मैं आपको जीडीपी भी समझाऊंगा, उसमें ग्रोथ भी समझाऊंगा। सिंपल से नोट कर ले कि हाउ मच द कंट्री प्रोड्यूस इन अ ईयर, कि एक जो कंट्री है वो एक साल में कितना प्रोड्यूस करती है, इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं कि अगर एक साल में एक मुल्क में एक साल में 5 इंडस्ट्रीज़ है तो अगले साल में उसमें कितनी इंडस्ट्रीज़ है, यानी बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ को देख करके भी हम ये मालूम करते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं होते तो फिर हम कहते हैं कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करती है। थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चरल प्रोसेस ऑफ दैट कंट्री देखते हैं। अब चूँकि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान का 45% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, 25% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है और 45% एम्प्लॉयमेंट भी पाकिस्तान का इसी सेक्टर के साथ वाबस्ता है। तो इंडस्ट्री वहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है उसमें जो एडवांसमेंट है, बेटरमेंट है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ये भी एक इंडिकेटर होता है जो हमारी मदद करता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को समझने में। और थर्ड नंबर पे बेटर लिविंग ऑफ द पीपल।
کہ جو وہاں پہ لوگوں کی لائف سٹائل ہے، ان کی جو زندگی ہے اس میں کتنا فرق آیا، وہ کتنے امپروو ہوئے۔ اب ایک بندہ کتنا خرچ کرتا ہے اپنی ایجوکیشن پہ، اپنی ہیلتھ پہ، اپنی اسکولنگ پہ، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف پہ وہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ 4 وہ کی انڈیکیٹرز ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اکانومی کو سمجھنے میں یا اکانومک ڈیولپمنٹ کو سمجھنے میں کہ اکانومک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو کس لیول سے، اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ہم ان 4 کی انڈیکیٹرز کو دیکھ کر کے ہی یہ معلوم کرتے ہیں۔ تو اب آ جائے ذرا ایک دفعہ ان لفظوں کو 1 بائی 1 ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس جی ڈی پی۔ جی ڈی پی کا اگر ہم فل فارم دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ جی ڈی پی مینز گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ یہ جی ڈی پی یہ ہوتا ہے، لیٹ سپوز یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ شیپ بنا رہا، لیٹ سپوز یہ ہمارا اوور آل پاکستان ہے۔ اب اوور آل پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے تو وہ 240 ملین ہے۔ یہ جی ڈی پی کا مطلب ہے کہ ایک سال میں پاکستان میں لوگوں نے، یہ جو 240 ملین لوگ ہیں، انہوں نے کتنا کا لین دین کیا ہے، انہوں نے کتنے پیسے کھائے، کتنے پیسے خرچ کیے، کتنا انکم کیا، کتنا سیو کیا، پروڈکشن کتنا ہوا، پروڈکشن کے ساتھ کنزمپشن ان چیزوں کا استعمال کتنا ہوا، ان سارے اماؤنٹ کو، مطلب ایک سال میں ایک ملک میں جتنے بھی اکنامک ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتے ہیں، وہ پروڈکشن کا، کنزمپشن کا، سیونگ کا، انکم کا، تو ان سب کو ٹوگیدر کر کے ایک سال میں ایک ملک کی جو معاشی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو ملا کر کے ہم لوگ نام دیتے ہیں جی ڈی پی کا، یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ مثال کے طور پر پاکستان کی جو پچھلے سال کی جی ڈی پی تھی وہ تھی $410 بلین۔ یہ پاکستان کی پچھلے سال کی جو ہے وہ جی ڈی پی تھی $410 بلین۔ تو اب یہ $410 بلین مطلب $410 ارب کا مطلب یہ کہ پچھلے سال پاکستان میں $410 ارب کی معاشی سرگرمیاں ہوئے ہیں، یا لوگوں نے چیزیں کھائے، یا لوگوں نے چیزیں خریدے، یا ملک نے پروڈکشن کیا، سب چیزوں کو ملا کر کے اتنی اماؤنٹ بنی، تو اس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں۔ جی ڈی پی کو آسان سے ایک ایگزامپل سے لے لیں، لیٹ سپوز آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں ایک سال میں کتنا کا لین دین ہوتا ہے، آپ کی بائی نے کتنا سیلری لیا، آپ کے بائی نے کاروبار سے کتنا کمایا، آپ نے خرچہ کتنا کیا، گھر کا کرایہ کتنا دیا، بچوں کا اسکول کا فی دیا، آپ نے ہیلتھ کو کیا دیا، آپ نے کتنے کے کھانے پکایا، گھر میں آپ لوگوں نے اور کون کون سے خرچے کیے، آپ لوگوں نے گھر سے باہر کتنے پیسے لیے، گھر کے اندر کتنے پیسے آگئے، ان سب کو ملا کر کے ایک سال میں جتنے بھی کاروائیاں آپ کے گھر میں ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک گھر کی جی ڈی پی ہے۔ لیٹ سپوز 10,000 روپیہ ہوئے تو ہم کہیں گے کہ یہ 10,000 روپیہ اس گھر کا اس سال کا جی ڈی پی تھا۔ اسی کو اگر ہم ملک کے لیول پہ دیکھیں تو وہ پاکستان کا بن جاتا ہے $410 بلین بن جاتا ہے۔ اب یہاں سے میں نے آپ کو ایک جو کی ٹرم ہے اکانومی سے ریلیٹڈ وہ سمجھانا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فسکل ایئر کہتے ہیں۔ فسکل ایئر کہتے ہیں تو ذرا سمجھتے ہیں کہ what is a fiscal year۔ فسکل ایئر کا اردو میں مطلب ہوتا ہے مالی سال۔ یہ نیوز پیپر میں، کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے تو فسکل کو ایف سے لکھایا جائے گا، ایئر کو وائی سے، اور پھر اس کے سامنے اس طرح سے لکھا ہوگا 2025، درمیان میں ہوگا سلیش، پھر اس کے بعد ہوگا 26۔ تو یہ جو مالی سال ہے اس کو نیوز پیپر میں یا ہم لوگ جب ایسے لکھیں گے یا رائٹنگ میں ہم اس سٹائل سے لکھائیں گے FY 25 to 26۔ مالی سال کیا ہوتا ہے؟ ایک ملک میں تو ایک سال ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نارمل سال کہتے ہیں۔ نارمل سال تو یہ ہے جس کو ہم لوگ پاکستان کا نارمل سال کہتے ہیں، وہ دنیا کا بھی نارمل سال ہے جو ہمارا شروع ہو جاتا ہے 1 جنوری سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو 1 جنوری سے شروع ہے تو ایک تو ہمارے پاس یہ سال ہے جو کہ 31 دسمبر کو ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلا سال شروع ہو جاتا ہے، پھر اگلا سال۔ لیکن ایک ہوتا ہے مالی سال۔ مالی سال پھر اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو مالی سال ہے وہ شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ جاتا ہے 31 جون کے اگلے سال تک جاتا ہے۔ 31 جون کے اگلے سال تک یہ جاتا ہے۔ تو 1 جولائی کو یہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ جاتا ہے ہمارے پاس 31 جون تک جاتا ہے۔ اب اگر پاکستان کی ہم مالی سال کی بات کریں تو پاکستان میں کون سا مالی سال چل رہا ہے؟ تو اس ٹائم جو پاکستان میں مالی سال چل رہا ہے اس کو ہم دکھائیں گے FY 2025 اور 26۔ ابھی ہمارا یہ سال چل رہا ہے۔
क्यों? क्योंकि ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, ये जाकर के हमारे 31 जून को मुकम्मल होगा। जुलाई के बाद फिर हमारा अगला नया फिस्कल ईयर या माली साल शुरू होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जो 1 जुलाई है उसमें पाकिस्तान में आ जाता है बजट आ जाता है, और जब बजट आ जाता है तो फिर नया माली साल शुरू हो जाता है। तो अभी जो मैंने 410 अरब डॉलर आपके सामने लिखे कि ये पाकिस्तान का फिस्कल ये वो जो है वो जीडीपी था, तो ये हमने अभी 2025 और 26 साल को देख करके नहीं मालूम किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे ये साल अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ है, ये तो जुलाई में जाकर के मुकम्मल होगा। अब तो जुलाई में 2 महीने बाकी है। तो अब जो हमारे पास ये फिस्कल ईयर है जो 410 अरब डॉलर के, वो हमने पिछले साल से लिया था 2024 और 2025 के माली साल में। पाकिस्तान में एक साल में जो है वो 2024 और 25 के माली साल में 410 अरब डॉलर का लेन देन, कारोबार या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुए हैं। तो जब भी बजट आ जाता है उसके बाद फिर नया माली साल शुरू हो जाता है। इसी से रिलेटेड मैं एक और की टर्म आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे राइटिंग में, या ये की टर्मिनोलॉजी है। आपने एक लफ्ज़ बार बार सुना होगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इस तरह का लफ्ज़ आपने बार बार सुना होगा, पर कैपिटा इनकम। हर मुल्क का पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब कि एक मुल्क में जितनी भी आबादी है, लेट सपोज एक मुल्क की 100 आबादी है, तो एक एवरेज बंदा, ये 100 जो लोग हैं एवरेज, इनमें से एक बंदा एक साल में कितना पैसा कमाता है, वो कितना पैसा अर्न करता है, इसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब लिटरली ये नहीं है कि 100 लोग हैं तो 100 ने एक ही जैसा पैसा कमाना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये एक मुल्क है, लेट सपोज इस मुल्क का नाम है ए, और यहाँ पे लोगों की तादाद है 100, और इनका पर कैपिटा इनकम है 50 रुपया। तो 50 रुपये का मतलब ये नहीं कि अब हर बंदे ने 100 के 100 बंदों ने ही 50-50 कमाए हैं। नो, हो सकता है किसी ने 200 कमाए हो, किसी ने 20 कमाए हो। ये एवरेज लगाया जाता है, और ये एवरेज हम कैसे मालूम करेंगे कि किस मुल्क जो है वो पर कैपिटा इनकम कितना है? तो बहुत ही आसान है। हमारे पास टोटल जीडीपी कितनी थी? हमारे पास टोटल जीडीपी थी 410 बिलियन डॉलर, ये हमारी टोटल जीडीपी थी। इसी 400 टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करो। टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान का कितना है? 240 मिलियन, 24 करोड़। डिवाइड करोगे तमाम लोगों पे ये 410 अरब डॉलर, तो ये एक बंदे के सर पे आ जाएगा 1824 डॉलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक बंदे का पर कैपिटा इनकम है, जो एक साल का इनकम है, एवरेज जो इनकम है, वो 1824 डॉलर है। अब ये हर मुल्क का डिफरेंट होता है। जिस मुल्क की आबादी कम होगी और जीडीपी ज़्यादा होगा, वहाँ पे फिर पर कैपिटा इनकम इतना अच्छा होगा। पर कैपिटा इनकम से भी हम मालूम करते हैं कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन को। मिसाल के तौर पर आपने एक लफ्ज़ तो बार बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, या किसी की पॉडकास्ट में आपने एक टर्म सुना होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज़ नाम आपने सुना होगा। अब हमारे माइंड में क्या आता है कि क्या होता है डेवलपिंग और क्या होता है डेवलप्ड, ये क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, डेवलपिंग वो कंट्रीज होते हैं। अब ये हम लोग इस तरह मालूम नहीं करेंगे कि किस मुल्क में बिल्डिंग्स कितनी ज़्यादा है, वहाँ के लोग साफ रहते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, अच्छी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है। नो, नेवर। ये हम मालूम करते हैं पर कैपिटा इनकम से। अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना एक डेवलपिंग कंट्री में आएगा। हालांकि आप देखिए चाइना की एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन देखे, एजुकेशन देखे, कम्युनिकेशन देखे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, आप उसकी जीडीपी देखे, आप उसका सब चीज़ें देख लें, तो हर लिहाज से काफ़ी एडवांस्ड है। येट इट इज़ केप्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि इसके पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। किसी भी मुल्क में अगर पर कैपिटा इनकम 20,000 डॉलर से कम है, 20,000 डॉलर से कम है, उसको हम डेवलपिंग की लिस्ट में रखेंगे। और जिस मुल्क में भी पर कैपिटा इनकम 20,000 डॉलर से ज़्यादा है, उसको हम डेवलप्ड में रखते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने, चाइना का पर कैपिटा इनकम तकरीबन 17,000 डॉलर है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो तकरीबन ये कोई 2800 डॉलर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये कोई हमारे पास लगभग जो है वो 2500 डॉलर है, 2500 डॉलर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पर कैपिटा इनकम तकरीबन 1824 डॉलर है। तो इस वजह से इनको डेवलपिंग में रखा जाता है। लेकिन डेवलप्ड में वो कंट्रीज आ जाते हैं जिनकी मैशियतें बहुत बड़ी है। जिस तरह हमारे पास USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर कैपिटा इनकम 1 लाख डॉलर से भी ज़्यादा है।
जिस तरह हमारे पास आ गए कतर आ गए, जिस तरह हमारे पास आ गए कुवैत आ गए, जिस तरह हमारे पास है सिंगापुर है, जिस तरह जापान है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। तो ये जो ममालिक है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम $20,000 से ज़्यादा है। कई कई ममालिक में तो पर कैपिटा इनकम $1,00,000 तक भी पहुँच जाता है, $1,05,000, $1,06,000 तक भी पहुँच जाता है। तो जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम जो है वो मोर देन $20,000 बन गया एक साल का, उसको हम डेवलप्ड में रखेंगे? खुदा करे उस मुल्क की तरक्की बिल्कुल हुई क्यों ना। और जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है बिलो to $20,000 है, सो दैट कंट्री इज केप्ट इनटू द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब यहाँ पे इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्यों ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि इनकी जीडीपी भी ज़्यादा है। अगर हम एक की बात करें, सिर्फ अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका की जीडीपी हमारे पास है $30 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन ये अमेरिका की जीडीपी है, यानी $30 खरब। अब ये अमेरिका की आबादी कितनी है? तो अमेरिका की आबादी है 330 मिलियन, यानी 33 करोड़ आबादी है। 33 करोड़ आबादी पे ये सारा अमाउंट तकसीम कर दो तो एक बंदे का 1 लाख से भी ज़्यादा जो है वो पर कैपिटा इनकम बन जाएगा। तो इस वजह से हम उसको डेवलप्ड में रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि 240 मिलियन लोग हैं और 240 मिलियन पे सिर्फ $410 अरब की जीडीपी है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर एक बंदे के पास $1824 पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तान इज कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री। और यूनाइटेड स्टेट्स, कतर, कुवैत, जापान, जर्मनी, ब्रिटानिया, इसी तरह से हमारे पास जापान वगैरह, इन सारे कंट्रीज़ को हम डेवलप में रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे मैंने आपको पर कैपिटा इनकम समझा दिया, यहाँ तक मैंने आपको फिस्कल ईयर समझा दिया, यहाँ तक मैंने आपको जीडीपी समझा दिया, यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा बहुत बजट भी बता दिया था, यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी बता दिया। तो एक तो ये फैक्टर है जिससे हम ये मालूम करते हैं कि किस मुल्क की इकोनॉमी कितनी बड़ी। जिस मुल्क की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उसको हम दुनिया की टॉप इकोनॉमी में रखेंगे। इस टाइम दुनिया के 5 टॉप इकोनॉमीज कौन से? सबसे पहले नंबर पे यूएसए है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास चाइना है, थर्ड नंबर पे हमारे पास जर्मनी है, फोर्थ नंबर पे अब हमारे पास इंडिया है, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास अब जापान है। तो ये क्यों हम इसको इस कैटेगरीज में रखते हैं? ये हमें कैसे पता चल गया? ये इनके जीडीपी से। अगर अमेरिका की जीडीपी की बात करें $30 ट्रिलियन, अगर चाइना की जीडीपी की बात करें तो $18 ट्रिलियन, अगर हम इसी तरह से जर्मनी की बात करें तो तकरीबन कोई $4 ट्रिलियन, इंडिया की बात करें तो $4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, जापान की बात करें तो तकरीबन हमारे पास 3.5 ट्रिलियन इनकी जीडीपी। ये सारे वो ममालिक हैं जिनकी जीडीपी ट्रिलियंस में। लेकिन पाकिस्तान और इसी तरह से बांग्लादेश वगैरह इन ममालिक को उठा ले तो उनकी जीडीपी ट्रिलियंस में तो नहीं है, तो वो बिलियंस में होती है। और फिर यही जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड किया जाता है, जिससे हमारे पास बन जाते हैं पर कैपिटा इनकम बन जाता है। उम्मीद है आप लोगों को आज जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज, फिजिकल ईयर और ये जो है वो हायर नंबर और जो है वो हाईएस्ट या द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आपको मैंने समझा दिया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का फर्स्ट फेज़ हम देखेंगे 1947 से लेकर के 1958 तक हमारी इकोनॉमी क्या थी, उसमें कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे, या ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी या नहीं, अगर कर रही थी तो क्यों, और अगर नहीं कर रही थी तो क्यों, व्हाट वर द रीजंस। और उन रीजंस को सिर्फ हम नहीं समझेंगे बल्कि हम उन रीजंस के बिहाइंड जो मोटिव्स थे, जो पॉलिसीज थे, हम उनको भी समझेंगे। क्योंकि हिस्ट्री बड़ी इसीलिए जाती है कि प्रेजेंट में हम वो गलतियाँ ना करें। अगर प्रेजेंट में हम किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं तो हम पास्ट की प्रेसिडेंट्स को देखते हैं कि पास्ट में हमने क्या किया, वहाँ से सीख करके फिर हम फ्यूचर में वो गलती रिपीट नहीं करते हैं। दैट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ जो है वो लर्निंग हिस्ट्री। तो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में मैं इस पर बात करूंगा। फिर ज़िया के टाइम अयूब खान के दौर में किस तरह इकोनॉमी थे, फिर इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान का अलग होने से इकोनॉमी पे कौन से इन्फ्लेक्शंस आ गए थे, फिर इसी तरह भुट्टो के इस्लामाइजेशन, ये भुट्टो की जो है वो नेशनलाइजेशन देखेंगे, इसी तरह से ज़िया का फिर इस्लामाइजेशन देखेंगे, फिर इसी तरह से जुल्फ़िकार अली वो जो नवाज शरीफ का जो है वो हम प्राइवेटाइजेशन देखेंगे। और इन सब को डिस्कस करके हम इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनके पीछे रीजंस क्या है। और ये इस तरह नहीं है कि सब कुछ एक रात एक महीने में हुआ, ये सब कुछ जो है वो इसके रूट कॉज को समझना होगा। किसी भी प्रॉब्लम को आप समझते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स रूट कॉज।
तो रूट कॉजेज को अंडरस्टैंड करके फिर इस पे मैं डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने क्रिएट करूंगा, साथ में उन पे बताऊंगा कि अब आपने इसको किस अप्रोच के साथ टेकल या अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए और लेक्चर समझ आ जाए, पसंद आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। ये मुझे इनकरेज करेगा ताकि मैं कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ आपके सामने इसी तरह आता रहूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।